अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाज़रीन पाक भारत हालिया कशीदगी में ताउन और हमायत करने पर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के दौरे पर हैं। इस दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म तुर्किया गए, जहां उन्होंने सदर अर्दोगान से मुलाकात की। तुर्किया के बाद आज वज़ीर आज़म जो है वो ईरान पहुँच गए हैं, जहाँ ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकान से इनकी मुलाकात हुई है। और कुछ ही देर पहले ईरानी सदर ने शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर दहशतगर्दी का जो है वो खात्मा कर सकते हैं। ईरान के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और ईरान के जो सीस्तान और बलूचिस्तान के दरमियान मजबूत इक़्तिसादी रवाबित पूरे खित्ते के लिए उन्होंने कहा कि अच्छे साबित हो सकते हैं और ये ताल्लुकात दहशतगर्दी से निपटने में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान का दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को इंडिया की प्रॉक्सी जंग करार देते हुए इसके खात्मे के लिए तैयारी कर रहा है। और इस हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ऐलान कर चुके हैं कि दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेंगे, जबकि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह मारंग बलोच को दहशतगर्दों की प्रॉक्सी करार दे चुके हैं। किसी भी शख्स को बगैर सबूत दहशतगर्द की प्रॉक्सी करार देना परेशान कुन है और इसके नतायज किसी के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सना बलोच साहब, साबिक सेनेटर हैं और रहनुमा है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के। आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। अफरा साहब खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, सेनेटर रह चुके हैं, इंसानी हकूक़ कमीशन के साबिक सरबराह भी हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हूर बुलेदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले ज़हूर बुलेदी साहब आपकी जानिब आती हूँ और आपसे शुरू करती हूँ। सवाल यही उठता है जो फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने किया कि अगर कुलभूषण यादव जो बलूचिस्तान में ही पकड़े गए थे, अगर उनका ट्रायल हो सकता है तो जिनको आप प्रॉक्सीज कह रहे हैं टेररिस्ट के, उनका ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? क्या आप उनको अदालती मरहले से गुजारेंगे नहीं, पहले ही कह देंगे कि वो दहशतगर्द हैं और फिर उनको चुन चुन के मार दिया जाएगा? देखें, बलूचिस्तान के इशू को पहले समझना होगा जी। बलूचिस्तान में BYC या पे जो इल्ज़ामात हैं उनकी सोशल मूवमेंट से तो किसी को कोई मसला नहीं है। अच्छा। लेकिन जब से उन्होंने कलअदम तंजीमों की तर्जुमानी करना शुरू कर दिया है, उनकी लाशों को मांगना शुरू कर दिया है और जगह जगह पे जाके रियासत के ख़िलाफ़ जो है जहर आलूद तकारीर करनी शुरू कर दी है, तब रियासत ने ये महसूस किया है कि उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इसी वजह से उनको जो है 3 MPO के तहत डिटेन किया गया है। तो अगर वो पीसफुल उनका प्रोटेस्ट रहे और रियासती के ख़िलाफ़ जो है कोई इस तरह के कोई इनके अज़ाइम ना हो तो हुकूमत बलूचिस्तान को कोई उनसे कोई इशू नहीं होगा। राइट। सना बलोच साहब, चूँकि आप इस वक्त बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, आपकी पार्टी जो है वो बलूचिस्तान को बड़ी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती रही, आपने भी बात की थी APC की जी कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी, मगर जो इस वक्त ज़हूर बुलेदी साहब कह रहे हैं कि अगर आप पुरअमन सियासत करना चाहते हैं तो हम आपका खैर मकदम करते हैं, मगर वो कहते हैं कि अगर मारंग बलोच की तरह आप जारहाना किस्म की सियासत करना चाहते हैं तो फिर आपको 3 MPO के तहत हिरासत में लिया जाएगा। देखें, सबसे पहले मुनीज़ा, बलूचिस्तान बहुत ही मुश्किल और तकलीफ हालात से गुजर रहा है और न करे जिस तरह के हालात हम देखते आ रहे हैं, जिस तरह का बयानिया बलूचिस्तान की पुरअमन सियासी जमातों और जमहूरी जमातों, बिलखुसूस बलूचिस्तान की उन शख्सियात को जो बलूचिस्तान के इस तनाज़े को जो बहुत ही डीप रूटेड है, उसके बहुत बड़े जड़ें हैं बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के वफाकी रिश्ते में, अगर उसको जो है इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कुचलने की कोशिश की जाएगी तो मुझे ये लगता है कि इस खित्ते में कभी भी सियासी, माशी, माशरती और इस खित्ते में इज्तिमाई इस्तेकाम नहीं आ सकता, जो जिसका जिक्र भी आपने अपने इंट्रो में किया, जिसमें ईरान भी शामिल है। मैं इस वक्त खुद गवाह हूँ, मैं ये बलूचिस्तान के तनाज़े को 20 साल से इसके एक्टर रहे हैं। तो मुझे याद है कि जब जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी जब इन्होंने बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच अपनाया, हमने कहा जो जमातें आपको बलूचिस्तान का आईना दिखाते हैं, आपको कुछ तल्ख जुमले उनके जरूर लगते होंगे, वो जो तल्ख तस्वीरें, जो तल्ख हक़ाइक़ और तल्ख बयानिया जो बलूचिस्तान से आता है वो बलूचिस्तान का आईना है।
इसमें देखें, इसको तोड़े नहीं। अगर आपने इसको तोड़ने की कोशिश की तो आने वाले दिनों में आप बलूचिस्तान की मंजरकशी तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। अगर खुशामदियों का एक टोला आपके इर्द गिर्द होगा, वो बयानिया जो उनको अपने मफादात के लिए सूट करता है, जो वो चाहते हैं कि वो बयानिया बरकरार रखे कि जी बलूचिस्तान में वतन दोस्त, कौम दोस्त, तरक्की पसंद, बलूचिस्तान के और वफाक के माबैन आईन और कानून के तहत रिश्तों को बरकरार रखने वाली तंजीमें सही नहीं है, हम ही सही हैं। अगर ये बयानिया वो लोग आपके कान में बार बार इसको दोहराएंगे और हमारी मुक्तदरा, हमारे ताकतवर तबके अगर वो इस बयानिए की बुनियाद पर पाकिस्तान, वफाक और बलूचिस्तान के ताल्लुकात को इस्तवार करेंगे और खुदा न खास्ता बलूचिस्तान की और बहुत बड़े ऑपरेशन की तरफ या गिरफ्तारी की तरफ जाएगा, तो ये अदम इस्तेकाम जिस तरह 2003 और 4 में शुरू हुआ, जो आज तक संभल नहीं पा रहा, ये आने वाली हमारी एक दो और जनरेशन और दो और नस्लों को भी ये जो आप बात कर रहे हैं अफरा साहब खटक साहब, मुझे याद है कि जब जनरल मुशर्रफ ने अकबर बुख्ती को कत्ल किया था तो उससे पहले आप एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन के अंदर गए थे, आप सुई भी गए थे, फिर आप डेरा बुख्ती भी गए थे। दैट वाज अ वाटरशेड मोमेंट। आज आप बलूचिस्तान को कहाँ खड़े हुए देखते हैं? अब ये रियासत ने तो फैसला कर लिया है कि जी हम एक हार्ड स्टेट बनेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो भी हिंदुस्तान के प्रॉक्सीज़ हैं उसके अंदर वो महारंग बलोच को शामिल करते हैं, उनकी कोई भी टॉलरेंस नहीं होगी। बिल्कुल मुनीज़, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे याद है जब हम गए थे नवाब अकबर बुख्ती साहब से, उनकी शहादत से थोड़े दिन पहले, तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा था हमें कि फ़ैसला किया है हुकूमत ने या जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि बुख्ती साहब ने कहा कि मुझे और बालाच मारी को कत्ल करने का फ़ैसला हुआ है, इसलिए कि हम अपने ज़राए पर अपना हक़ मांग रहे हैं कि ये बलूचों का हक़ है, बलूचिस्तान का हक़ है, तो इसलिए हमें कत्ल किया जा रहा है। तो ये तो पुरानी बात है। ये मेरा ख्याल है अभी जो ताज़ा शुरू हुआ है ये छठा मिलिट्री ऑपरेशन है जी। ये 5 यानी मुशर्रफ वाला भी उसमें शामिल कर लें तो 5वां था, ये छठा एक तरह से नया शुरू हो गया है। तो ये बलूचिस्तान का मसला सियासी है। इस वक्त पाकिस्तान में मुश्किल ये है कि जमहूरियत कमज़ोर पड़ गई है, आइनी निज़ाम तकरीबन ख़त्म हो गया है। आप अगर गौर से देखें तो फ़ैसले कौन कर रहा है? फ़ैसले आप देखें एपेक्स कमेटी में फ़ैसले होते हैं, खारजा पॉलिसी पर भी बहस होती है, इकानमी पर भी बहस होती है। आपने देखा है SIFC की फ़ैसले करती है, आपने देखा कि ग्रीन कंपनी बनी है। विफाक कहाँ है? CCI की मीटिंग जिसको 90 दिन में होना चाहिए वो सालों में होती है, सालों के बाद होती है। तो असल में पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी के ख़ात्मे का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो बलूचिस्तान को हुआ है, पुख्तूनख्वा को हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान को हुआ है, जो महकूम और मग़ज़ूब इलाके जिन पर तशद्दुद हुआ है और जिन पर जबर मुसल्लत किया गया है। तो ये जो बलोचों के ख़िलाफ़ एक तरह से जंग का ऐलान हुआ है, ये बिल्कुल फेडरेशन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और तारीख़ का तजुर्बा है कि सियासी मसलों का कोई फ़ौजी हल नहीं होता, सियासी मुज़ाकरात से मसले हल होते हैं, और इसके नतीजे में पाकिस्तान पहले ही एक दफ़ा नुकसान भुगत चुका है। ये जो आपने बात कही कि सियासी मसलों का एक मिलिट्री हल नहीं होना चाहिए, एक सियासी हल ही होना चाहिए, यही प्ली ले के मालिक बलोच साहब जो बलूचिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अपनी पार्टी के सरबराह हैं, वो नवाज़ शरीफ साहब के पास गए। हाल ही में वो नवाज़ शरीफ साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि आप अपना रोल अदा करें और बलूचिस्तान का जो मसला है वो सियासी तौर पर हल करें। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर बराए पब्लिक हेल्थ हैं। खेतरान साहब, आपकी जानिब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब क्या चाहते हैं कि क्या बलूचिस्तान का मसला जो है वो सियासी तौर पे हल हो, या कि जिस तरह के वहाँ के चीफ़ मिनिस्टर साहब चाहते हैं, ज़हूर बुलेदी साहब की चीफ़ मिनिस्टर, कि किनेटिक ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ज़रिए एक हार्ड स्टेट के ज़रिए हल हो? शुक्रिया। देखिए जी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ पे हो। जी सर, बीच में बार बार कॉल आ रही है। जी आप बराह रास्त आपको लोग देख सकते हैं, आप अपनी बात मुकम्मल करें। जी देखें, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि एक पुरअमन मुल्क, एक पुरअमन सूबा, एक पुरअमन खिते में रहे। जी, मेरा ख्याल है उनकी आवाज़ फिर से चली गई है।
यही एक मसला बलूचिस्तान में आता रहता है हमें कि वहाँ पे ना ज़्यादातर जो टेक्निकल मामलात हैं वो सही नहीं चलते हैं। केतरान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। एक्चुअली कोई एक जी सर, आपको मुझे लेना चाह रहा है। जी, आपको हम सुन सकते हैं बराह रास्त लाइव, आप इस वक्त देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। आप अपनी बात मुकम्मल करें सर। इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं? अ मिलिट्री सोल्यूशन और अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द बलोच क्राइसिस? ज़हूर बुलेदी साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब क्या चाहते हैं? एक तरफ से आपने 3 MPO के तहत समीदीन बलोच को भी हिरासत में लिया, मगर उनको आपने कराची में छोड़ दिया। महारंग बलोच को भी 3 MPO के तहत आपने हिरासत में लिया, मगर आज भी वो जेल के अंदर हैं और अब 90 दिन पूरे होने को हैं। उसके बाद आपने फ़ैसला करना है उनको छोड़ना है कि उनको रखना है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल हों या हार्ड स्टेट की एक शक्ल होनी चाहिए? देखिए, हार्ड स्टेट का मतलब ये तो नहीं है कि एक स्टेट जो है लोगों को मारे। हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ हो। यहाँ पे जो बलूचिस्तान में ये जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, जिसमें मासूम मुसाफिरों को जो है मारा जा रहा है, जैसे मासूम बच्चों को जो है बम से उड़ाया जा रहा है, आप बराए मेहरबानी दहशतगर्दी को बलूच कौम से ना जोड़ें। दहशतगर्दी जो है जो भी करता है उसके जो है उसको ख़त्म करना या उसको जो है सदबाब करना जो है हर हुकूमत और हर रियासत का फ़र्ज़ है। अलबत्ता मुज़ाकरात से किसी ने जो है अपनी आँख नहीं चुराई है। मुज़ाकरात जो है ज़रूरी है। अगर कोई पार्टी समझती है या हुकूमत समझती है कि जी बलूचिस्तान में अगर इश्यूज़ पर बातचीत की जाए, तो जो लोग पार्लियामेंट में हैं, जो लोग जो है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, जो पाकिस्तान की जो नज़रियाती और जोग्राफी बाउंड्रीज़ को मानते हैं, उनके साथ बातचीत करने में कोई जो है किसी को कोई आर महसूस नहीं होती। ज़हूर साहब, मुझे ये एक बात बताइए, कत्ता कलामी माफ के थी, वो तो पाकिस्तान की हदूद को मानती हैं और वो यहाँ पे बच्चों को लेके आई थी, औरतों को लेके आई थी, इंसाफ मांगने के लिए इस्लामाबाद आई थी। इस्लामाबाद जो फेडरल कैपिटल है, और उसके बाद उनके पर ठंडा पानी फेंका गया और उनको नाला करके वापस भेज दिया गया। तो क्या आप नहीं समझते कि उनके साथ भी बातचीत जो है वो सियासी हो सकती है? आपने उनको कह दिया कि वो इंडियन प्रॉक्सी हैं, इसका कोई ठोस सबूत बलोच हुकूमत के पास है? देखें, महारंग बलोच जब जो है पीसफुल थी, 2020 में उन्होंने मेडिकल सीटों की रजिस्ट्रेशन के लिए तहरीक चलाई, तो हुकूमत बलूचिस्तान ने और एक मेजॉरिटी असम्बली ने उनकी बात मान ली और हमारी जो मेडिकल सीटों की जो मेडिकल कॉलेजों का एक्ट है उसको उस पर तरमीम की जी। लेकिन जब से वो जो है एक कलदम तंजीमों की जो माउथ पीस बनी हुई है, जहाँ पे सबवर्जन का जो एक सोर्स बन गई है, जगह जगह जाकर जो है रियासत के खिलाफ तकारीर करना शुरू कर दी है, तो हुकूमत के पास क्या चारा था? क्या वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता कि हमारे जितने भी जो नौजवान बच्चे हैं उनकी बातों से सबवर्ट होकर पहाड़ों पे चले जाएं, या उसको जो है उसका सदबाब जरूरी था? अगर देखें BYC, क्या उन्होंने ये कहा कि नौजवानों को पहाड़ों पे चले जाना चाहिए और असला उठा लेना चाहिए अपनी तकारीरों में? देखें, उनकी जो बेतहाशा तकारीर ऐसी पड़ी हुई हैं जिसमें वो जो हैं रियासत के ख़िलाफ़ जो है जहर आलूद बातें कर रही हैं, रियासत के ख़िलाफ़ जो है आम लोगों को वरगला रही हैं। अगर वो सिर्फ BLA या उनके सपोर्टर्स की बात ना करती और जो 4,500 लोग जो BLA ने मारे हैं उनकी भी बात करती, तो हमें कोई मसला नहीं था। हम उनकी सोशल मूवमेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो जाके सोशल मैनवरिंग करेगी, लोगों को जो है रिक्रूट करेगी कलदम तंजीम के लिए, तो रियासत और हुकूमत ये चीज़ें बर्दाश्त तो नहीं करेगी। तो सर ये तो बड़े संगीन इल्ज़ाम है कि वो रिक्रूट कर रही हैं लोगों को BLA के लिए। वाकई में बहुत संगीन इल्ज़ाम है। क्या इसके ऊपर आप शाहिद जो है वो अदालत में लाएंगे? क्या अदालती कार्रवाई होगी? तो उनकी तकारीर आप रिप्ले कर दें, जहाँ जहाँ वो तकारीर करती रही है तो उसमें क्या फरमाती रही हैं, तो ये भी आप देख लें, मीडिया देख ले, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी देख लें। तो ये क्या आप अदालत में मामला लाएंगे? तो इजाजत नहीं दी हुई कि वो पाकिस्तान तोड़ने की बात करे। जी, तो ये मामला क्या आप अदालती कार्रवाई होगी इस हवाले से? तो डेफिनेटली जो भी अदालत जो है हमसे सबूत मांगेगी तो हम अदालत के सामने पेश कर देंगे। ठीक है, चूंकि अभी इस वक्त उनको पकड़ा हुआ है 3 MPO के जरिए, तो उधर आपने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया है
कि उन्होंने मुल्क दुश्मन तकारीर की हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि ये इल्ज़ाम सिर्फ टीवी के हद तक है या कि अदालती कार्रवाई के अंदर भी जाएगा? अगर आपको जो है यकीन नहीं आता, उनकी जो तकारीर पड़ी हुई हैं वो आप खुद सुन लें, आप खुद जो है जज बन जाएं, देख लें कि वो क्या फरमा रही हैं। अच्छा, और उससे जो है नौजवानों पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और वो पहाड़ों का रुख क्यों कर रहे हैं। ये तो सारी चीज़ें हुकूमत ने उनके डेटाज मुरतब किए हैं, उन सारी चीज़ें महरक़ात देख के ही फैसला किया है। ऐसे ही तो हुकूमत को तो शौक नहीं है। अभी जो हालिया में, अच्छा, चूंकि उनका जो बयान अभी हालिया बयान आया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मेरी जद्दोजहद हमेशा से पुरअमन रही है और मैंने हमेशा पुरअमन बात की है और हमेशा मैं चाहती रही हूँ कि नॉन वायलेंट हमारी मूवमेंट रहे। मेरे तो वालिद जो हैं वो गायब हुए, जिसके नतीजे में मैं सड़कों पे आई, मजबूरन आई। तो हमें किसी सोशल मूवमेंट से कोई मसला नहीं है। अभी जो हालिया जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, जब वहाँ पे हमारी फ़ौज ने जो है वहाँ पे जाकर ऑपरेशन करके जो दहशतगर्द थे उनमें को कुछ मार दिया और फिर जो है उनकी लाशें उठा के यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल ले आए क्वेटा में जी। तो उस वक्त जो है उनको लाशों को लेने क्यों गई थी सर? वो अपना काम क्यों क्या वो उधर वहाँ पे सिविल अस्पताल में मौजूद थी? यस, जबरदस्ती कुछ नहीं। अच्छा, वो सिविल हॉस्पिटल में मौजूद थी। चूंकि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो सिविल हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थी। बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद हम बात करते हैं और अब आगे कैसे बढ़ना है इसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर जो हमारे नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या सोचते हैं, इंसानी हकूक़ के कारकुन क्या सजेस्ट करते हैं। मामलात जो हैं बड़े नाजुक हैं बलूचिस्तान के अंदर, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अफरा साहब खटक साहब, आपने ज़हूर बुलेदी साहब की बात ब्रेक से पहले सुनी। उनका ये कहना है कि जो ख़वातीन BYC की लीड कर रही थी मूवमेंट को लापता अफराद के मामले के हवाले से, उनको उन्होंने करार दे दिया है कि जी वो प्रॉक्सीज़ हैं टेररिस्ट की। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आगे जाके ये जो मामला है लापता अफराद का, जिसको लीड वो कर रहे थे, उसका क्या होगा और इंसानी हकूक़ के कारकुनान इस मसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। जी देखिए, ये जो गुमशुदा अफराद का मसला है, मुझे याद है कि 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक कमीशन बनाया था। सरदार अख्तर बेंगल उसके कन्वीनर थे। उसके मेंबरों में से मैं भी था, रज़ा रब्बानी साहब थे, शाहिद हुसैन साहब थे, इसी तरह असद उमर साहब थे और बहुत सारे लोग थे। तो गुजारिश है कि हमने काफ़ी तहकीक की और हमें पता चला कि बलोच तलबा के ख़िलाफ़ एक बड़ी मुहिम चलाई गई है। हमने एक रिपोर्ट लिखी है जो अदालत में हमने दाखिल की है और हमने कहा है कि गुमशुदा अफराद का गुम होना जो है वो बलोच नौजवानों को बहुत बुरी तरह मुतासर किया है। हम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी गए, क्वेटा में हम यूनिवर्सिटी गए और हज़ारों तलबा की बातें हमने सुनी। जितना जुल्म और जबर उन पर हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल उनके मुतालबे बरहक हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोपेगंडे हैं ये कोई नई बात नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी, मुझे याद है मार्च सन 76 में नेशनल अवामी पार्टी के कारकुनों और लीडरों पर मुकदमा चलाया गया हैदराबाद में। मैं भी उस मुलजिमान में से था। खान अब्दुल वली खान थे, बिजनजो साहब थे, सदर अतौला मैंगल, खैर बख्श मरी साहब और दूसरे हमारे लीडरान थे। तो वहाँ पे 1.5-2 साल मुकदमा चला और प्रोपेगंडे इतने हुए थे कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। अदालत में हम पेश हुए तो वो जो उन्होंने सबूत लिया है वो लतीफ़े थे। अदालत भी उसको यानी एक तरह से कबूल नहीं कर रही थी। तो ये इस तरह ये सियासी किस्से हैं, ये प्रोपेगंडे होते हैं। जो लोग हुकूक मांगते हैं बलूचिस्तान के, आप यहाँ पे इस्लामाबाद में आप सेमिनार करते हैं उनकी मादनियात को बेचने के लिए और उनको वो 1 महीना बैठी हुई थी ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ। कौन उनसे मिलने आया था, किसने उनसे मुज़ाकरात किए थे? वो मुज़ाकरात करने के लिए आई थी। तो गुजारिश ये कि प्रोपेगंडे हैं उनके ख़िलाफ़। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में जो हालात हैं इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं और फेडरेशन के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप वहाँ पे लोगों की बात माने, महरम बलोच के लिए जो बलोच निकल बलूचिस्तान की सबसे महबूब लीडर हैं और ये बलूचिस्तान में कोई है उनके साथ जलसा करके देख ले,
कोई उनको यानी चैलेंज कर उनको जेल से छोड़ दें और फिर देखते हैं कि कौन उनका सियासी तौर पे मुकाबला कर सकता है। तो सियासी मुकाबला नहीं कर सकते तो आप प्रोपेगेंडा करके लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं और उनको जेल में रखना शुरू कर देते हैं। ये पुराना हरबा है अमरीत का पाकिस्तान में। बदकिस्मती से हमारी बहुत सारी सियासी पार्टियां जो हैं वो भी इस सिलसिले में शामिल हो गई। मगर जो आपने कहा सियासी पार्टी इसके अंदर शामिल हो गई हैं, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब, अब्दुल मालिक बलोच साहब जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो मियां नवाज शरीफ साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि जी जो बात अफरा साहब खटक साहब कह रहे हैं कि जी फेडरेशन को इस वक्त खतरा है, उन्होंने कहा कि आप अपना रोल अदा करें। मियां नवाज शरीफ साहब अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं और उन्होंने कोई इरादा भी किया है, क्योंकि उस बात को भी अब काफ़ी हफ्ते हो चुके हैं। खेतरान साहब जी शुक्रिया। देखिए अफरा साहब खटक से मैं काफ़ी अर्सा पहले इधर सेरिन आउटर में मिला था, बहुत अच्छे सियासतदान हैं। बलूचिस्तान के मसले को कोई समझ ही नहीं रहा है। मैं एक तालिब इल्म हूँ सियासत का, मुझे 35 साल तो पार्लिमानी सियासत में हो गए और फिर इस वक्त मैं 67 साल मेरी उम्र है। मैं उस घराने में पैदा हुआ जहाँ पैदा होते ही आप जब इस काबिल होते हैं कि कुछ समझे बूझे तो यही लोगों के साथ वास्ता और ये सियासत और ये सरदारी। चूंकि वक्त की किल्लत होती है, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं आपके लीडर, जिनकी पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो एक सियासी हल चाहते हैं, मिलिट्री का हल चाहते हैं? लोग आपको देख रहे हैं, सुनना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं। जी मैंने पहले भी अर्ज की, उस आवाज मेरी कट रही थी कि हम कभी भी नहीं चाहते कि मिलिट्री हल हो। देखें अफरा साहब खटक साहब इंसानी हकूक की बात करते हैं, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक मुसाफिर बस जा रही है, 22 आदमी आप उससे उतार के उनको बेदर्दी से नहते लोगों को, मुसाफिरों को, कोई ईरान से आ रहा है कोई उनको शहीद कर देते हैं, या फिर दोबारा मेरे इलाके, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, फिर दूसरी दफा 7 आदमियों को बसों से उतार के शहीद किया गया। तो यहाँ पे इंसानी हकूक कहाँ जाते हैं? अब मैंने किसी का बाप या दादा या परदादा कत्ल तो नहीं किया है, मुझे 100% थ्रेट है इस वक्त। इवन सुसाइड बमर मेरे पीछे भेजे हुए हैं। अच्छा। मैं सबूत के साथ कह रहा हूँ कि जी ये तो देखें, अगर ये कहते हैं कि आजादी तो ये है कि आप किसी को बोलने दें, और दूसरी बात ये है कि जैसे ज़हूर बुलेदी ने कहा कि डायलॉग, हम किससे डायलॉग करें? अब थोड़ी देर पहले जी मेरा ख्याल है उनकी आवाज़ फिर से चली गई है, मगर उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल छोड़ा है और वो ये है कि हम किससे डायलॉग करें। इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं कि अगर डायलॉग करना है तो किनसे करना है, कौन जो है वो प्रॉक्सी नहीं है टेररिस्ट का और कौन जो है हम कह सकते हैं कि वो प्रॉक्सी है टेररिस्ट का। इसकी लकीर कौन खींचेगा, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बलूचिस्तान के मसले के ऊपर बात हो रही है। सना बलोच साहब, अब ये बड़ा सवाल है कि अगर बातचीत करनी है और डायलॉग का रास्ता खोलना है तो फिर डायलॉग किसके साथ होगा और किसको डायलॉग करने की इजाज़त होगी? अफरा साहब खटक साहब यहाँ पे कहते हैं कि जी एपिक्स कमेटी के अंदर भी सियासतदान जो हैं वो अपना असर रसूख खो बैठे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर अपना असर रसूख खो बैठे हैं। तो फिर डायलॉग कौन करेगा और किसके साथ करेगा? और इनका ये भी एक सवाल बनता है कि उनके साथ करना है जिन्होंने असला उठाया है या उनके साथ करना है जो सिंपथाइजर्स हैं? किसके साथ करेंगे? सनाउल्लाह बलूच साहब। जी मुनीरा, देखें पहली बात तो ये है कि जो तनाज़ात के हल के लिए पूरी दुनिया में तो ये पहला तनाज़ा नहीं है। कसीरुल कौमी, कसीरुल जहती और कसीरुल सकाफती वफाकी जो हमारे ढांचे होते हैं उसमें बलूचिस्तान का इस्लामाबाद के साथ तनाज़ा है। और फिर इस किस्म के मॉडल जो हैं पूरी दुनिया में हैं। रिसेंटली तकरीबन 50-60 साल की तारीख उठा के देख लें, तमाम जगहों पर ऐसे मसाइल हुए हैं और उनको बड़े जो है संजीदगी के साथ सोच समझ के बाद हल करने की कोशिश की गई है। लोगों ने आजमाया है, ताकत आजमाया है। कोलंबिया देख लें, सूडान देख लें, इंडोनेशिया में। इधर कौन सा फॉर्मूला तय पाएगा सर? इधर मैं इसी पे आ रहा हूँ कि जो उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया 30-40 साल तक, वहां पर सिविल वॉर हुए, तबाही हुई, बर्बादी हुई, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ। आखिर में लोग इस पे बात राजी हो गए कि हमें जो है वफाक के अंदर जो तनाज़ात है उनको बातचीत से हल किया जाता है। दो ममालिक के दरमियान तो आप ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां आप मिलिट्री मसद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर रियासत के अंदर आपके अपने शहरियों के साथ कुछ आपके तनाज़ात, तफावुज़ात बढ़ गए हैं
उसका वाइडल ये है कि आप उनके वो जेन्युइन मसाइल सुने। जो लोग बात करते हैं बेशक वो तल्ख करते हैं, जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा, चाहे मायरन की बातें हैं, बेंगल की बातें, मेरी बातें हैं, हमने जब अपनी पार्टियां रजिस्टर्ड की, हम वोट लेने जाते हैं, हमें डरने की इजाजत नहीं, जलसे की इजाजत नहीं, लिखने की इजाजत नहीं, पीका एक्ट के तहत अपनी पाकिस्तान की मीडिया को बात करने की इजाजत नहीं। तो देखिए ये जो तमाम चीजें होती हैं, ग्रेजुअली जब आप तमाम आउटलेट डेमोक्रेटिकली इलेक्शन में रिगिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, तो फिर आप मुझे बताएं जमहूरियत के कौन से रास्ते हैं जो बलूचिस्तान के अवाम जो इस वफात में जिनकी वैसे भी तादाद नहीं, मगर आप सजेस्ट क्या करेंगे सर? लेट्स गेट टू द पॉइंट। आप सजेस्ट क्या करेंगे कि बातचीत कौन से ग्रुप्स के साथ करनी चाहिए? बातचीत जो है ये डायरेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में तनाजात के हल में कोई बराह रास्त कोई एक दो एक्टर्स नहीं होते हैं। बलूचिस्तान में स्टेक होल्डर्स बहुत हैं। हुकूमत और रियासत अपने जो है कंडक्ट से, अपने रवैये से जो है वो बातचीत, जिस तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वो मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट ने भी किए हैं। अफराज साहब ने जिस तरह जिक्र किया, सरदार अख्तर बेंगल की जो रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसमें भी हैं, असेंबली में हैं। इमरान खान के साथ जब हमने अलायंस बनाया था उस वक्त हमने, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जाएंगे, रियासत अपना आंख जो है वल्का रखेगा, आप जमहूरी, सियासी, माशी मामलात में सर, ये बात, मेरे पास वक्त की किल्लत है। ज़हूर बुलेदी साहब, जो सना बलोच साहब ने कहा है कि जी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं, आपने बातचीत करनी है, जो लोग तल्ख बातें भी कर रहे हैं उनके साथ भी करनी है। आप किस पॉइंट पे खड़े हुए? वेरी वेरी ब्रीफली, रियासत इस वक्त किस पॉइंट पे खड़ी हुई है? क्या आप इसको कंसिडर भी कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले अर्ज किया कि बातचीत से तो कोई मसला नहीं है। बातचीत के लिए माहौल भी हुकूमत बना सकती है, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि किस से करें। सना बलोच साहब या डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब जो है अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो करें। उनको बाहर हुकूमत ने कहा है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में ये जो है कहा है कि जी आप अगर कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो कर लें। अच्छा सर, इधर ही ठीक है। कहते हैं कि जी हम मुल्क को तोड़ेंगे। अच्छा सर, इधर ही रुक जाएं। वो जो कहते हैं वो बार बार हम कॉन्फ्रेंसेस में सुन चुके हैं। अफरा साहब, खटक साहब, आप हल्का देख रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सना बलोच साहब, मेंगल साहब, मालिक साहब जो हैं अपना रोल अदा करें और मामलात को हल की तरफ लेके जाएं। ये हो सकता है? कैन दे बी मीडिएटर्स इन दिस क्राइसिस? जी वो हो सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि आप रोज़ाना दर्जनों बलोच नौजवानों को गायब करेंगे और उनके है, आप माने या न माने, लाखों बलोच उसके काल पे निकलते हैं। तो ये आप उनसे बात करने के लिए आपको माहौल पैदा करना चाहिए और जो नाम आपने लिए हैं ये बात कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ये रियासत की जो अभी पॉलिसी है मरने मारने ऑपरेशन की और लोगों को कैद करने की, गुम करने की, आज भी लोग गुम हुए हैं। आज मैं ऐसे लोग जानता हूं जो बलोच जाने पहचाने बलोच दानिश्वर आज उठाए गए हैं। तो ये सिलसिला तो बंद कर देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अफरा साहब, खटक साहब, खेतरान साहब, आपका भी, सना बलोच साहब आपका भी, ज़हूर बुलेदी साहब आपका भी। अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज़ हमें ज़्यादातर आई नहीं, मगर हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है आपको एक क्लीन लाइन के ऊपर लें। बट बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, अब सवाल ये है कि सब ये चाहते हैं कि रेजोल्यूशन हो, कोई सोल्यूशन निकले और सियासी तौर पे निकले। उसके क्या पॉइंट्स होंगे वो अफरा साहब, खटक साहब ने कह दिया, सना बलोच साहब ने कह दिया कि आपको CBMs करने पड़ेंगे, आपको लापता अफराद को छोड़ना पड़ेगा, आपको वहाँ पे मामलात को हल करने के लिए एक अमन लाना होगा। उसके बाद जो है मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।